गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम सीरीज 9th पढ़ेंगे जो हमने 500 एमसीक्यूज की स्टार्ट की है एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए। तो आपका एग्जाम है जो 8 सितंबर 2020 को होने वाला है। आज 31 अगस्त है। तो आपके पास टोटल 7 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए। तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। तो गाइज यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो प्रीवियसली एम्स के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करूँ मैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो गाइस जो एम्स नॉरसेट का एग्जाम होने वाला है वो उसमें इस बार 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 एमसीक्यूज आएंगे आपके लिए। जिसमें से 180 क्वेश्चन है जो 180 क्वेश्चन है नर्सिंग सिलेबस से रहेंगे। बाकी रिमेनिंग अदर पार्ट रहेगा, उसमें जीके जीएस करंट अफेयर एप्टीट्यूड रीजनिंग ये सभी सेक्शन रहेंगे। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जीके और करंट अफेयर के लिए भी करके रखिए अच्छे से। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट नेम डिड फ्रूट गिव हिज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विच कंप्राइज्ड आईडी ईगो एंड सुपर ईगो। तो सिगमंड फ्रूड है, उन्होंने एक मॉडल बनाया था जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके आईडी ईगो एंड सुपर ईगो को कंप्राइज किया गया था। तो उस मॉडल का नाम क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर जेनेटिक मॉडल, अनकॉन्शियस मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल और डी है यहाँ पर ग्राफिकल मॉडल। सिगमंड फ्रूड ने जो मॉडल बनाया था, डेवलप किया था, तो उसमें आईडी ईगो और सुपर ईगो जो पार्ट है वो किस मॉडल के हैं? तो ये स्ट्रक्चरल मॉडल के थे। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट। यदि किसी को डॉग बाइट करता है तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के तौर पर सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑप्शन है यहाँ पर सूचर द विग वुंड, कवर विथ ड्रेसिंग, वॉश विथ सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन। किसी के लिए भी डॉग बाइट हुआ हो तो सबसे पहले ना तो हमें उसको कवर करना है ड्रेसिंग से, ना ही कोई लोशन लगाना है एंटीसेप्टिक। सबसे पहले जिस एरिया में काटा है डॉग ने, जिस एरिया में डॉग बाइट हुआ है, उसको सॉप से लगातार 15 मिनट तक है जो सॉप एंड वाटर से क्लीन करना है, ताकि किसी भी डॉग ने काटा हो इन्फेक्टेड रहे या ना रहे तो उसके जो भी वायरस बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर है जो इन्फेक्शन को क्रिएट ना करें। इसलिए जैसे ही काटे हो आपको पता चले तो तुरंत उसको साबुन और पानी से 15 मिनट तक कंटिन्यूअसली धोना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज द कलर यूज्ड फॉर टैगिंग अ डेड बॉडी। डेड बॉडी के लिए कौन से कलर का जो टैग है वो यूज किया जाता है? पिंक, येलो, ब्लैक और वाइट। तो सभी को पता होगा कि जो डेड बॉडीज होती हैं उनके लिए ब्लैक कलर का टैग यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी, ब्लैक। नेक्स्ट इज एन आंगनवाड़ी वर्कर कैटर्स टू व्हाट साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो एक आंगनवाड़ी वर्कर कितनी साइज की पॉपुलेशन में होती है? 1000, 10,000, 100 या फिर 1 लाख। तो एक आंगनवाड़ी वर्कर को रखा जाता है जनरली जिस भी एरिया में 1000 पॉपुलेशन होती है वहां पर उसको एक आंगनवाड़ी वर्कर को अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ए, 1000 पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट एब्डोमेन विच एग्जामिनेशन टेक्निक शुड द नर्स यूज फर्स्ट। तो एक पेशेंट के लिए नर्स है जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है उसके लिए, तो कौन सी टेक्निक है जो वो सबसे पहले यूज करेगी? ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकशन या फिर इंस्पेक्शन। तो जो एब्डोमिनल असेसमेंट करना है तो उसके लिए जो फर्स्ट टेक्निक यूज करेगी वो होगी इंस्पेक्शन। उसके बाद ही वो पाल्पेशन और जो अदर टेक्निक है वो यूज करेगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, इंस्पेक्शन। क्योंकि ऑस्कल्टेशन उसके इंस्पेक्शन के बाद परफॉर्म किया जाएगा। जब स्पेशली एब्डोमिनल असेसमेंट करना हो, पहले इंस्पेक्शन देन ऑस्कल्टेशन, उसके बाद है जो पाल्पेशन किया जाएगा, परकशन और पाल्पेशन को किया जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। तो कौन से एलिमेंट हैं जो कम्युनिटी और सोसाइटी को अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं? डेफिनेटिव लोकेलिटी, सेंटिमेंट ऑफ वननेस, अ ग्रुप ऑफ पर्सन और लाइकनेस ऑफ इंटरेस्ट। जो मेन एलिमेंट है, मेन पार्ट है जो सोसाइटी को कम्युनिटी से अलग करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, वो डेफिनेटिव लोकेलिटी। क्योंकि कम्युनिटी का जो एरिया होता है वो डिफरेंट होता है और सोसाइटी का अलग।
क्योंकि क्या है यहाँ पर कम्युनिटी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक ही लोकेलिटी में रहती है। सोसाइटी क्या है, इसमें सोशल रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो कम्युनिटी अलग किस तरीके से करती है, लोकेलिटी को लेके। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डेफिनेटली लोकेलिटी। यहाँ पर डिफरेंस भी दिए हुए हैं कि सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या अंतर है। फर्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी एक क्या है, बहुत सारे लोगों का हिस्सा है जो सोशल रिलेशनशिप को मिला के बनाते हैं। कम्युनिटी में क्या, ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं अलग अलग एरिया, जो एक ही एरिया में लोग रहते हैं। वी फीलिंग मतलब कि आप लोग जैसे जिस भी एरिया में रहते हैं तो आप लोगों की एक अलग कम्युनिटी बन जाती है, उस तरीके से हम कह सकते हैं। डेफिनेट जियोग्राफिक एरिया इज नॉट एसेंशियल एस्पेक्ट। मैंने आपको वही बताया कि सोसाइटी का एक जो जियोग्राफिकल एरिया है वो एक जगह पक्का नहीं होता, बाकी कम्युनिटी में सबसे मेन माना जाता है। सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट बट कम्युनिटी इज कॉन्स्टेंट। और यहाँ पर वी फीलिंग जो हमने कम्युनिटी में देखा कि सभी लोगों के बीच में एक भावना रहती है कि वी फीलिंग हम सब एक हैं, बट जो सोसाइटी है उसमें ये सब ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती। सोसाइटी वाइडर होती है कंपैरिजन टू कम्युनिटी के। सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं बट कम्युनिटी एक स्मॉलर है कंपैरिजन टू सोसाइटी के। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है और ये एक बार एग्जाम में है जो आ भी चुका है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आईक्यू लेवल इन प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। तो आपने मेंटल रिटार्डेशन पढ़े होंगे 4 कैटेगरी में जिनको डिवाइड किया जाता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। तो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन में जो आईक्यू लेवल है वो कितना होता है। ऑप्शन है यहाँ पर 50 to 75, 35 to 50, 20 एंड 35 और डी है यहाँ पर लेस देन 20। तो सबसे ज़्यादा बस्ट केस होता है मेंटल रिटार्डेशन का, वो होता है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, डी लेस देन 20। क्योंकि जो मेंटल रिटार्डेशन है इसको जो आईक्यू मेजर किया जाता है 70 to 75। यदि 75 के ऊपर है मतलब कि बच्चा नॉर्मल है। यदि 70 और 75 के कम है तो कैटेगरी से कम है, 70 और 75 कैटेगरी से कम है जो आईक्यू लेवल, तो उनको मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। और इसकी 4 कैटेगरी हैं। आईक्यू लेवल के बेस पर यदि डिवाइड किया जाए मेंटल रिटार्डेशन को तो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। तो जो माइल्ड रिटार्डेशन वाले बच्चे होते हैं उनको हम एजुकेट करके है जो चीज़ों को सिखा सकते हैं। मॉडरेट को ट्रेन करना पड़ेगा, सीवियर रहेंगे वो डिपेंडेंट रहेंगे दूसरों पर, और जो प्रोफाउंड रहेंगे उनको लाइफ सपोर्ट मतलब कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो इसकी अलग अलग कैटेगरी है, फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो मेंटल रिटार्डेशन को जो कैलकुलेट आईक्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की एज जो आईक्यू लेवल है उसको चेक कर सकते हैं। तो माइल्ड जो एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन होती है तो उसमें आईक्यू रेंज होती है वो होती है 50 to 70, मॉडरेट में 35 to 50, सीवियर में 20 to 35 और लेस देन किस में आ जाती है, इसमें लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत होती है 20। आईक्यू लेवल यदि लेस देन 20 हो तो ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे भी जाने की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है इस केस में। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस अप्रेजल इफ द हेड नर्स कमिट्स एन एरर इट्स कॉल्ड। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पर कोई हेड नर्स उससे कुछ भी गलतियां हो जाती हैं तो क्या कहलाएगा, सेंट्रल टेंडेंसी एरर, हैलो इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पर या फिर ऐसा कुछ हो रहा हो कि जब आपका प्रमोशन होने वाला हो या फिर आपकी सैलरी बढ़ने वाली हो उस टाइम पर थोड़ी सी भी गलती हो जाए, एरर हो जाए और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लें तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हैलो इफेक्ट, क्योंकि इसके कारण दूसरों पर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ ब्लीडिंग कैरोटिड आर्टरी इमीडिएटली लीड्स टू। कैरोटिड आर्टरी में यदि कंप्रेशन होता है तो ये तुरंत कौन सी कंडीशन कॉज कर सकती है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ब्लाइंडनेस, स्ट्रोक और डायरिया। तो यहाँ पर जो सबसे सीवियर कंडीशन हो सकती है वो क्या है, यदि कैरोटिड आर्टरी में कंप्रेशन होता है, दबाव पड़ता है तो वो है स्ट्रोक। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी, स्ट्रोक। नेक्स्ट इज पुलिसमैन टिप हैंड इज सीन इन। कई बार एग्जाम में आ चुका है, देखिए पुलिसमैन टिप्स लेते हैं इस तरीके से,
तो वही है पुलिसमैन स्टिफ हैंड इज सीडेड। तो ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है? एक्सिलरी नर्व इंजरी, एल्प्स पॉल्सी, रिस्ट ड्रॉप और डी नन ऑफ दी अबव। तो ये जनरली जो कंडीशन देखने को मिलती है ब्रैकियल्स नर्व इंजरी में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या कहा जाता है? पुलिसमैन टिप्स और पॉर्टर स्टिप्स हैंड। इसके लिए और कौन सा नाम यूज किया जाता है? तो वो एल्प्स पाल्सी। इस तरीके से आपको हो सकता है एग्जाम में इमेज दे दें और पूछे कि इस डिसीज का क्या नाम है। तो ये है अर्ब पाल्सी और पुलिसमैन टिप्स पाल्सी, और ये ब्रेकियल नर्व इंजरी के कारण होती है। नेक्स्ट इज इन वेबर टेस्ट एंड रेनेस टेस्ट क्रेनियल नर्व एग्जामिन इज। तो वेबर और रेने टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? ईयर की जो फंक्शनिंग है उसको चेक करने के लिए। तो वेबर एंड रेने टेस्ट में कौन सी क्रेनियल नर्व को चेक किया जाए? क्रेनियल नर्व फर्स्ट, सेकंड, 8 और 7। तो 8वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व है उसी को चेक किया जाएगा, क्योंकि सुनने और बैलेंसिंग के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है? क्रेनियल नर्व 8। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी। क्योंकि वेबर टेस्ट और रेने टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कानों की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए। देखिए यहाँ पर पूरी 12 क्रेनियल नर्व दी हुई है। तो 8वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वेस्टिबो कोक्लियर नर्व है, हियरिंग और बॉडी बैलेंस दोनों को मेंटेन करने का काम करती है। तो रेने और वेबर टेस्ट में इसी को चेक किया जाएगा। तो आपको 12 जो क्रेनियल नर्व है इनकी फंक्शनिंग, इनमें से मोटर, सेंसरी और मिक्स्ड कौन सी है? तीनों पॉइंट याद रखने, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रेनियल नर्व वाले पार्ट में से इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्ट पूछेंगे कि कौन सी क्रेनियल नर्व किस नंबर की है और क्या काम है इसका। और सबसे ज्यादा ये आता है कि सबसे लार्ज क्रेनियल नर्व है जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस है वो कौन सी है? तो वो वैगास नर्व, 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व वैगास नर्व, इसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस है। नेक्स्ट इज a dynamic and purposeful relationship between two people who approach some mutually defined problems with mutual consideration of each other. It is called। तो एक डायनामिक और पर्पसफुल रिलेशनशिप है, मतलब कि कुछ एम रखा गया है उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए दो लोगों के बीच में, जो म्यूचुअली अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ है जो सामने वाला उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश भी करेगा। तो क्या कहलाएगा? सुपरविजन, काउंसलिंग, बजटिंग और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो पर्पसफुल है, डायनामिक है और साथ ही साथ दोनों लोगों की सहमति के साथ है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा काउंसलिंग। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बी, काउंसलिंग। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है किसने दी है? टर्मैन, जीन पियागेट, विनेट और नन ऑफ दी अबव। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ये किसने दी है? जीन पियागेट ने। ये भी कई बार एग्जाम में आया है। इसमें अलग अलग स्टेज में है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बताया गया है। सेंसरी मोटर स्टेज जो बर्थ से 2 ईयर तक रहेगी, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 to 7 ईयर रहेगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वो रहेगी 7 से 11 साल, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 12 एंड अब 12 साल और उससे ज़्यादा तक रहेगी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज की जो थ्योरी है किसने दी है? जीन पियागेट ने। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। तो मलेरिया किसके थ्रू होता है? फीमेल एनाफ्लिस के थ्रू, प्लाज्मोडियम, इसकी जो अलग अलग स्पीसीज हैं 4 तरीके की। तो मलेरियल जो पैरासाइट है इसको पहली बार, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो किसने पहली बार डिस्कवर की थी? लुइस पास्चर, रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच और डी नन। तो पहली बार मलेरियल पैरासाइट को है जो डिस्क्राइब किया था, डेवलप किया था रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट इज ट्रेंच फीवर इज कॉज्ड बाय। तो ट्रेंच फीवर है जो वॉल्टेनेला क्वारंटीना के थ्रू कॉज होता है। कॉजेटिव क्या है ट्रेंच फीवर का? वॉल्टेनेला क्वारंटीना। नेक्स्ट इज एबिलिटी ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस डिसीज इज कॉल्ड। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्षमता है जो उसकी जो क्षमता डिसीज होने का कारण बन सकती है, कैपेसिटी है उसकी, जो एबिलिटी है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो डिसीज कॉज कर सकता है, वो क्या कहलाएगी? इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनिसिटी, इन्वेसिवनेस और डी ऑल ऑफ दी अबव। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, कुछ भी हो, उसकी जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, क्षमता है कुछ भी डिसीज कॉज करने की, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है पैथोजेनिसिटी। नेक्स्ट इज डिगॉक्सिन शुड नॉट बी गिवन इफ पेशेंट इज हैविंग। डिगॉक्सिन किस कैटेगरी के पेशेंट को नहीं दे सकते?
हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया और हाइपरटेंशन। डिगॉक्सिन है जो जिन भी लोगों की हार्ट रेट है जो कितनी पल्स रेट कितनी हो, लेस देन 60 बीट पर मिनट हो, तो उस केस में हम क्या देते हैं, डिगॉक्सिन को नहीं देते, क्योंकि ये और ज़्यादा पल्स रेट को कम करेगा, जिससे कारण लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, पल्स रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट तक हो जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन का केमिकल नेम क्या है, आपने बहुत सुना होगा इसका नाम, लेकिन इसका केमिकल नाम भी आपको याद रखना है, तो वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ASA, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट इज विच ड्रग में कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम। कौन सी मेडिसिन है इनमें से जो ग्रे बेबी सिंड्रोम को कॉज कर सकती है, पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकॉल। तो सभी एंटीबायोटिक है, तो जो ग्रे बेबी सिंड्रोम को कॉज करने का कारण बन सकती है वो क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल यदि जो भी न्यूबॉर्न इन्फेंट्स और प्रीमेच्योर है, यदि उनमें इसको एडमिनिस्टर किया जाता है या फिर दी जाती है, तो ये सर्कुलेटरी कोलैप्स होने का कारण बन सकती है, जिसके कारण, और एक कंडीशन कब होगी, जब सीरम में एक्सेसिव लेवल होगा इसका क्लोरामफेनिकॉल का। तो इसीलिए बच्चों में ग्रे बेबी सिंड्रोम होने का कारण कौन सी मेडिसिन बनती है, क्लोरामफेनिकॉल। इसके कारण बच्चों का जो कलर है एसिड ग्रे कलर, एब्डोमिनल डिस्टेंस एंड वॉमिटिंग, फ्लैसिडिटी, इस तरीके से बच्चे हैं जो देखने को मिलते हैं। इवन बच्चों की डेथ भी हो जाती है, बहुत ही फैटल कंडीशन है। सो गाइज ये थे टोटल 19 क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।